नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 85 क्वेश्चन से आगे जो है 86 क्वेश्चन से लेके 125 क्वेश्चन तक जो है टीजीटी 2013 का क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट में जो है क्वेश्चन जो है टीजीटी का 2013 का वो सॉल्व किया है। तो 3 पार्टों में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 पार्ट में जो है आप लोगों का टीजीटी 2013 का पेपर जो है वो सॉल्व कराया जाएगा। तो ये लास्ट है और इससे पहले 2 जो हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा पार्ट जो है टीजीटी 2013 का पेपर वो सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है प्रश्न संख्या 86। धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। ए है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्लस 60 फास्फेट प्लस 40 पोटास की ग्रा प्रति हेक्टेयर। बी है 120 नत्रजन प्लस 60 फास्फेट प्लस 40 पोटास की ग्रा प्रति हेक्टेयर। एंड सी है 150 नत्रजन 60 फास्फेट 40 पोटास की ग्रा प्रति हेक्टेयर। एंड डी है 80 180 80 और 60। तो इसमें राइट आंसर जो है वो बी है 120 60 40। तो ये जो है रेशियो रखते हैं हम लोग। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 86 में वो आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद की फसल कौन सी है। ए है उर्द, बी है मूंग, सी है धैंचा, एंड डी है मेथी। तो प्रश्न संख्या 87 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। धैंचा जो है उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद की फसल है और ये जो है काफ़ी मात्रा में जो है हरी खाद के रूप में यह फसल जो है वो प्रयोग की जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हरी खाद का फसल जो है वो ढैंचा है और हरी खाद में ढैंचा का प्रमुख स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। ढैंचा जो है हम कम वर्षा तथा अधिक वर्षा वाले स्थानों जहाँ की पानी भरा रहता है और लवड़ी या क्षारीय मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो है भली भांति उगा सकते हैं। ढैंचा की पलटाई मध्य अगस्त तक कर दी जाती है ताकि पूर्णतः से जल सके और धान में हरी खाद देने के लिए यह विशेष उपयुक्त रहता है। तो इसमें जो है हरी खाद में नाइट्रोजन जो है वो भूमि में ज़्यादा स्थिरीकरण होता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 87 में वो सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। निम्न में से कौन सा मनुष्य द्वारा निर्मित धान्य है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित धान्य जो है वो भी है ट्रिटिकल। तो ये आपको हमने टेलीग्राम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है। तो राइट आंसर जो है बी है ट्रिटिकल। यह मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम है जो कि गेहूं और राई के संकरण से जो है ये बनाया गया है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है और गंधक भी जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका पोषण मान जो है गेहूं से ज़्यादा और मगर पैदावार जो होती है ट्रिटिकल की वो गेहूं से कम होती है। तो गेहूं ट्रिटिकल जो है वो गेहूं और राई के संकरण से बना है। तो ये याद रखना है। और जो है ट्रिटिकल जो है प्रथम धान्य मनुष्य द्वारा निर्मित फसल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 89। पोटेशियम क्लोराइड को नाम से जाना जाता है। ये हमने कल की वीडियो में पूछा था क्वेश्चन। तो राइट आंसर जो है इसमें ए है म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से हम पोटेशियम क्लोराइड को है जो है जानते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश नाम से जाना जाता है जिसमें 60% जो है K2 वो की मात्रा पाई जाती है जो कि पोटेशिक उर्वरक में सबसे मुख्य है। इसका अम्लीय व भारी मृदाओं जो है हम प्रयोग करते हैं। यह जो है मुख्यतः गन्ना, चुकंदर, तंबाकू, टमाटर, आलू आदि में प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो राइट आंसर जो है 89 में वो आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। पोमोलॉजी का संबंध किससे है। तो पोमोलॉजी के संबंध जो है वो फल संरक्षण से, फलों की खेती से है यहाँ पे। तो राइट आंसर जो है 90 में वो आपका सी है। सब्जी की खेती ओलरीकल्चर होता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती जो है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो ये जो है आपके सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। निम्न में से कौन भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए है अतिचराई, बी है पेड़ लगाना, सी है कटाई पेड़ की और डी है सघन खेती। तो प्रश्न संख्या 91 में जो राइट आंसर है वो बी है। पेड़ लगाना जो है वो भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है, या जो है भू क्षरण को रोकने का काम करता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 91 में वो आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 92। खेती पत्रिका को कहाँ से प्रकाशित की जाता है ये आपको बताना है। खेती पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित की जाती है। ए है गोविंद वल्लभ पंत, बी है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सी है चंद्रशेखर आज़ाद एंड डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के द्वारा जो है खेती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो राइट आंसर जो है 92 में वो आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। ग्रीन ईयर डिजीज फसल से संबंधित है। ए है गेहूं, बी है बाजरा, सी है चना एंड डी है मूंगफली। तो ग्रीन ईयर जो है वो डिजीज किस में लगती है? बाजरा में लगती है। तो राइट आंसर जो है 93 में वो आपका बी है। ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा फसल में लगता है। बाजरा का ग्रीन ईयर डिजीज जो है वो बाजरा के डाउनी मिल्ड्यू के कारण होता है या फफूंदी के कारण जो है ये रोग लगता है। और इसमें बाजरा की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी जो है हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली जो है झाड़ू के समान दिखाई देती है। इसके बचाव के लिए जो है हमें बीज को शोधन करना चाहिए या थीरम थायरम और मैंकोजेब इन सभी का छिड़काव कर सकते हैं फफूंदी नाशक का। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 93 में वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। नील क्रांति किससे संबंधित है? ए है फसल से, बी है मछली से, सी है अंडा से एंड डी है दूध से। तो प्रश्न संख्या 94 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। नील क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 94 में वो बी है। हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन से, और श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। फर्व विधि से गेहूं की बुआई से विकसित की गई, कहाँ से यह विकसित की गई मेथड जो है गेहूं के लिए? तो यहाँ से एक चीज़ आपको मालूम चला, फर्व विधि जो है वो किस क्रॉप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है गेहूं की फसल में प्रयोग किया जाता है। और यह जो है कहाँ से विकसित किया गया है? तो यह पंतनगर से विकसित किया गया मेथड है फर्व विधि, जिसके द्वारा हम गेहूँ की बुआई करते हैं। तो राइट आंसर जो है 95 में वो आपका बी है। इस विधि द्वारा जो है सिंचाई जल से बचाने के उद्देश्य से जो है ऊंची उठी हुई क्यारियाँ तथा नालियाँ जो हैं बनाई जाती हैं। क्यारियों की चौड़ाई इतनी रखी जाती है कि उस पर जो है 2 से 3 कूड़े आसानी से बनाई जा सके, तथा नालियाँ सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इस विधि में सामान्यतः प्रचलित विधि की तुलना में जो है अधिक उपज व जल की बचत जो है हम लोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है 95 में वो आपका भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 96। दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं? तो दलहनी फसल जो है सर्वाधिक मात्रा में जो पसंद उनको आता है वो फास्फोरस राइट आंसर है, बी ऑप्शन। फास्फोरस जो है उर्वरक उनको अधिक पसंद होता है। नाइट्रोजन जो है उनके नोड्यूल्स द्वारा स्वयं बनाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो होता नहीं है। सेकंड नंबर पे जो है आपका, तो सर्वाधिक पसंद जो है दलहनी फसलों में वो फास्फोरस होता है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। निम्नलिखित में से कौन सी मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? ए है पंत L 406, बी है पंत L 639, सी है केस 75 एंड डी है टाइप 36। तो राइट आंसर जो है इसमें ए है पंत L 406 जो है वो मसूर की बड़े दाने वाली प्रजाति है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 97 में वो आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। मसूर की अगर वानस्पतिक नाम हम बात करें तो वो लेस्कुलेंसिस होता है। तो राइट आंसर जो है 97 में वो आपका ए था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो आम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 98 में वो आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 98 हो गए। प्रश्न संख्या 99। तो गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा जो है पूछा जा रहा है, यहाँ पे कितना यूरिया जो है वो हमें देने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर जो है इसमें प्रश्न संख्या 99 में वो आपका सी है। 250 ग्राम जो है हमें नाइट्रोजन जो है वो 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए हमें 250 किलोग्राम जो है वो यूरिया देने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर जो है 99 में वो आपका सी है। 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है वो कितनी पाई जाती है? 46%। और अगर हम बात करें 2.33 इससे हम गुणा करके जो है वो जितना किलोग्राम नाइट्रोजन देना होता है वहाँ पे हम इससे गुणा करके निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 99 में वो आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। सेलिंग किससे संबंधित है? तो सेलिंग जो है वो मक्का से संबंधित है। राइट आंसर जो है आपका ए है 100 में। सेलिंग मक्का के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग से संबंधित भुट्टा से दाना निकालने की प्रक्रिया जो है इसमें शामिल होती है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 100 में वो आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। निम्न में कौन सा पौधा
को सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात यहाँ पे की जा रही है। हमने स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन में बताया था, वो आपको पार्ट 1 में वहाँ पे बताया गया था इसेंशियल सेकेंडरी मिनरल्स कौन से हैं, ये सभी जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए पूछ लिया गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, तो राइट आंसर जो है वो बी है। जिंक जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम ये जो है वे गौ इनकी मात्रा जो है वो सर्वाधिक आवश्यक होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत जो है वो बी ऑप्शन है। अगर यहीं सेकेंडरी की बात करें तो सल्फर जो है वो सेकेंडरी मिनरल्स के अंतर्गत आता है। ये भी पूछा जाता है सेकेंडरी मिनरल्स के अंतर्गत कौन आता है, सल्फर सेकेंडरी। यस यस से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जिंक जो है वो पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह प्रोटीन, कैरोटीन, सिट्रीन के संश्लेषण में जो है सहायक होता है और यह क्लोरोफिल निर्माण में जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? ए है 4 से 6 किलोग्राम, बी है 6 से 8 किलोग्राम, सी है 8 से 10 किलोग्राम, एंड डी है 10 से 12 किलोग्राम। तो राइट आंसर जो है 102 में वो आपका सी है। 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है सीड की आवश्यकता होती है ओनियन प्रोडक्शन के लिए। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। बल्बी फसलों में आता है और प्याज जो है वो किस क्रॉप के अंतर्गत आता है, तो ये बल्बी क्रॉप के अंतर्गत आता है। इसमें जो है प्याज के प्रति हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलोग्राम पर, और इसमें जो है दूसरे शब्दों में हम 1/2 20 हेक्टेयर रोपड़ी से 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई जो है हम वो कर सकते हैं। प्याज की पौध जो है 6 से 8 सप्ताह में रोपाई है जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्याज की रोपाई के लिए जो नर्सरी है वो कितने दिन तैयार होती है, 6 से 8 वीक लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित में से कौन किसमें विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? संतरा, सेब, आम, पपीता। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए होगा। ये नींबू वर्गीय फसल है, यहाँ पे जो है विटामिन सी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला जो है वो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी जो है वो पाई जाती है। नींबू वर्गीय फल के अंतर्गत कई फल आते हैं, जिसमें हम संतरा, माल्टा, चकोतरा, महानींबू, लेमन नींबू, खट्टी नारंगी, तुरंज, मीठा नींबू, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में नींबू प्रजाति के भारत के फल उत्पादन में जो है वो तीसरा स्थान है और नींबू प्रजाति के फलों में 50% उत्पादन केवल जो है संतरा का होता है। तो इसमें सभी में जो है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और सर्वाधिक की बात करेंगे तो आंवला अगर दिया गया है तो राइट आंसर जो माना जाएगा आंवला माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या जो है वो 15 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो 20 है। तो ये याद रखने हैं आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन सॉरी यहाँ पे कृषि जलवायु जो है वो 15 है और वैसे अगर बात करें तो वो 20 संख्या होती है। तो भारत में जलवायु, मृदा, फसल संबंधी मुख्य विशेषताओं के आधार पर जो है वो 15 भागों में हम इनको डिवाइड करते हैं, जिसमें में से या क्षेत्र 5 जो है ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही है। इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क अर्धनम से अर्धशुष्क और मृदा जलोढ़ जो है ये होती हैं। यूपी के कुछ हिस्से जो है जोन 4, 7, 8 में भी शामिल हैं। जोन संख्या 3 में केवल पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र ही जो है वो आता है। तो ये जो है जोन 15 जोन में जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। तिल की फसल में नाइट्रोजन प्रयोग करना चाहिए। ए है 30 किलोग्राम, बी है 60 किलोग्राम, सी है 90 किलोग्राम, एंड डी है 120 किलोग्राम। तो राइट आंसर जो है 105 में वो आपका ए है। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम तिल की फसल में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। और 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है हम फास्फोरस का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। वीनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है। वीनियर ग्राफ्टिंग किस फसल में प्रचलित है? गुलाब में, आम में, सी है नींबू में, एंड डी है चमेली में। तो राइट आंसर जो होगा वीनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग जो है हम आम की फसल में करते हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 106 में वो आपका बी होगा। आम की फसल में जो है वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वो बहुत ही प्रचलित है और यह मेथड जो है काफ़ी जो है अपनाया जाता है। आम में यह पर्याप्त सफल सिद्ध हुई है और अमरूद में भी अच्छे जो गुण हैं वो मिल रहे हैं, परिणाम जो है मिल रहे हैं। तो गुआवा में भी जो है हम विनियड ग्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। यूपीएस जिसे हम उपास 120 कहते हैं वह किसकी प्रजाति है? तो उपास 120 जो है वो उखठा अवरोधी प्रजाति है अरहर की। तो राइट आंसर जो है 107 में वो आपका ए है, अरहर की प्रजाति है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। पोटाश का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में रोग क्षमता, बी है पौधों में पाला रोधकता, सी है जल जमाव के लिए प्रतिरोधकता, डी है उनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, पौधों में रोग क्षमता को जो है वो बढ़ाता है पोटाश के प्रयोग से। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 108 में वो आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? पेंटिड बग, जैसिड, मोथ, एफिड। तो एफिड जो है वो सर्वाधिक हानिकारक कीट है सरसों का। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 109 में वो आपका सी है। सरसों में जो है एफिड जो है सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कीट है। तो एफिड लिफिड, स्थानीय भाषा में इसे हम चेपा या माहू के नाम से भी जानते हैं। इसका गढ़ जो है, अगर हम बात करें एफिड किस गढ़ के अंतर्गत आता है इंटमोलॉजी के, तो ये हेमिप्टेरा के अंतर्गत जो है, और कुल जो है इसका एफिडेडिड है। और यह जो है चुभाने एवं चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि एफिड में कौन सा मुखांक पाया जाता है, तो एफिड में चुभाने एवं चूसने वाले मुखांक जो है वो पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ पौधों की कोमल एवं तने पत्तियों को जो है रस चूसकर उसे कमजोर करते हैं और श्रवण करके हानि पहुंचाते हैं। और इसका प्रकोप जो है सर्वाधिक कब होता है? दिसंबर से जनवरी और मार्च तक जो है इसका प्रकोप जो है वो सर्वाधिक होता है फसलों में। तो राइट आंसर जो है 109 में वो आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? सरसों से संबंधित प्रजाति की बात करें तो राइट आंसर जो है इसमें डी दिया गया है, वरुणा। वरुणा जो है वो सर्वाधिक फेमस वैरायटी है सरसों की। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसे हम टाइप 59 के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया जाता है काफ़ी बार। वरुणा ने दे के टाइप 59 पूछ ली जाती है किसकी वैरायटी है। टाइप 59 जो है वो वरुणा के नाम से हम जानते हैं जिसे, और यह जो है वैरायटी सरसों की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। निम्न में से कौन सा सूचक फसल से संबंधित है? सूचक फसल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सूचक फसल के अंतर्गत जो आता है वो मक्का आता है। इसमें जो आप देखते होंगे फिल्म में, तो पत्तियां जो होती हैं वो वाइट हो जाती हैं, किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? तो ये भी जो है ये सभी जो है सूचक के रूप में कार्य करती हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 111 में वो आपका ए है। ऐसे फसलों जो पोषक तत्वों की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखाते हैं उसे हम फसलों का सूचक फसल के नाम से जानते हैं। पोषक तत्व और सूचक फसल कौन कौन से हैं? अगर नाइट्रोजन की कमी हो जा रही है तो किस फसल में उसकी लक्षण जो है वो दिखाई देंगे? तो मेज हो गया, सोरघम, लेग्यूमिनस क्रॉप जितने भी हैं उसमें अगर यन की कमी हो जा रहा है तो ये सूचक फसल हैं, यन की कमी को दर्शाते हैं। इसके बाद पी जो है टोमेटो मेज लूसन में दिखाई देता है। के जो है मेज लूसन कॉटन पोटैटो में। सल्फर की कमी हो जाएगी लूसन क्लोव टी फसल में, इनके लक्षण जो है वो दिखाई देंगे। जेडियन जो है मेज टोमेटो पोटैटो बीन्स इन सभी में जो है वो दिखाई देता है। यमियन एंड कॉपर के सिट्रस फसल में। और मॉलिब्डेनम जो है कॉलीफ्लावर और कैबेज। तो ये पूछा भी जाता है, कॉलीफ्लावर में एक बहुत ही मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से डिजीज होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, तो वो कौन सा है ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। इंडोसल्फान है ए एक कीटनाशक खरपतवारनाशक, सी है हार्मोन, एंड डी है रोरक। तो इंडोसल्फान जो है यह एक कीटनाशक है जो कि अब बैन हो चुका है। तो इंडोसल्फान जो है 35 सीसी एक गैर अंतःप्रभावी जो है ये कीटनाशी है। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे 2011 से जो है इसके उत्पादन और वितरण पर जो है वो रोक लगा दिया है। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस दवा पे जो है वो रोक लग गया है, बैन है। तो इंडोसल्फान जो है इस पे 2011 में जो है रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? तो फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और राइट आंसर जो है इसमें आपका सी है। और मध्य फल में फलने वाली प्रजातियों की बीज दर की बात करें तो 300 से 400 ग्राम जो है वो आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। आपको कूट ए कूट बी से मिलान करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CRIDA, IIPR। तो IIPR तो ये कहाँ पे है? तो IIPR जो है वो आपका कानपुर में, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपका कानपुर हो जाएगा।
UPCAR कहाँ पे है ये बताना है। IGFRI, तो IGFRI जो है वो कहाँ पे है, तो ये झांसी में है, तो ये याद रखना है। तो ये जो है आपका राइट आंसर जो है वो डी जो है वो राइट आंसर होगा। सॉरी, डी ना ही यहाँ पे ए होगा। कूट ए में जो दिए गए वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका CRIDA जो है वो कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है। IIPR जो है वो कानपुर में है, और IGFRI झांसी में है, और UPSRI जो है लखनऊ में है। इन सभी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है वो हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है वो कानपुर में है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो झांसी में है। और उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो यह जो है लखनऊ में स्थित है। तो ये चारों फुल फॉर्म जो है आपको ये 1 to Z याद रखने हैं, जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो ये सभी जो फुल फॉर्म है याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, कासनी किस फसल से संबंधित है। ए धान, बी है लूसन, सी है बरसीन, डी है मेथा। तो प्रश्न संख्या 115 में जो राइट आंसर है वो आपका कासनी जो है वो किस फसल के से संबंधित है, कासनी जो है बरसीम। तो राइट आंसर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 116, तो कासनी जो है आपका बरसीम फसल से संबंधित था। सिल्किंग जो है वो मक्का से संबंधित है। पिकिंग जो है कपास, स्विंग जो है गन्ना, और जिनिंग ओटाई जो है वो कपास की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 116, धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ये जो है 1 वर्ष में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 300 होगा, क्योंकि अगर निकालने की बात करें 3 into 1, 1 वर्ष में कितने क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं, क्रॉप की संख्या बटे जो होता है वर्षों की संख्या इंटू 100 करते हैं। तो इसके माध्यम से जो है हम क्रॉप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गुणे 100 हो जाएगा और अपान 1। तो राइट आंसर जो होगा 300 जो है प्रतिशत फसल चक्र सघनता होगी धान गेहूं मूंग की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 117, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है। तो खरीफ ऋतु की फसल जो है वो अरहर है। बाकी ये गेहूं चना जौ ये सभी जो है रवि सीजन की क्रॉप है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, आम की संकर प्रजाति कौन सी है। तो आम की संकर प्रजाति जो है आम्रपाली है, ये जो है क्रॉस से बनी हुई है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 118 में वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 119, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। तो प्रश्न संख्या 119 में राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, एट्राजीन, एगलॉल, गन्ना, दूध काल। तो ये सभी जो है आपको बताने हैं, टुकड़ा गाय इन सभी से मैच कराना है। तो प्रश्न संख्या 120 में राइट आंसर जो है आपका सी है। इट्राजीन जो है वो मक्का की प्रमुख खरपतवार नाशी है। एगलाल जो है गन्ने का प्रमुख फफूंद नाशी बीज शोधन के लिए है। गन्ना जो है गन्ने के टुकड़ा बुआई हेतु प्रयोग करते हैं, और गाय जो है वो दूध काल के लिए है। तो राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 121, निम्न में से किसके द्वारा नतीजन जो है स्थिरीकरण होता है। ए है बैसिलस, बी है बैम, सी है राइजोबियम एंड डी है फफूंद। तो प्रश्न संख्या 121 में राइट आंसर जो है वो सी है, राइजोबियम के द्वारा जो है नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 121 सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था, और योजना आयोग जो है अब बदल के नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, आज़ादी के बाद भारत ने योजना आयोग जो है वो बनाया था 1950 में तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में इसे भंग कर नीति आयोग का गठन किया। अर्थात वर्तमान में जो है योजना आयोग का नाम संस्थान कार्य में नहीं है, इस समय जो है वो नीति आयोग कार्य कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 123, बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें हम लोग
से 500 ग्राम होता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 123 में वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। तो टमाटर प्लस गेंदा, तो ये जो है फेमस है, जिसको हमने आपको ट्रैप क्रॉपिंग के बारे में क्वेश्चन जो है टेलीग्राम में शेयर भी किया है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। डेली जो क्विज शेयर किए जाते हैं वहाँ से आंसर दे सकते हैं। तो मिश्रित फसल के लिए टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। टमाटर प्लस गेंदा का मिश्रित फसल हम अपना के जो है टमाटर बेधक से टमाटर क्रॉप को जो है हम बचा सकते हैं। तो राइट आंसर जो है 124 में वो भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आता है, ये कमेंट में आपको बताना है। ये प्रश्न का आंसर हम नहीं देंगे। तो प्रश्न संख्या 125 में जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। संतुलीकरण, हैडों से जुताई करना, खरपतवार नियंत्रण, गहरी जुताई। तो इन सभी का आंसर जो है आपको बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।